चाहे आप कहीं से भी हो, आप डिपेंडेंट है मेनली 66% यहाँ आप नहीं डिपेंडेंट, ये जो जीके या नहीं डिपेंडेंट, तो इस 66 में कम से कम नहीं आपको 50 नंबर तो लाना ही है, और लगभग 45 नंबर तो लाना ही है, तभी है उससे ऊपर लाओगे 45 नंबर नहीं लाओगे, है ना। मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। चलो वीक है, जीएस नहीं पढ़े, बीच वाली बात आ गया, क्या पढ़ लिया किया था, रिजल्ट को बताया, मुझे दिखाऊंगा आपको, सीधे पॉइंट पॉइंट से एग्जाम करते हैं, है ना। ठीक, तो नहीं आपको 45 से ऊपर लाना ही है जीएस में। फिर रही बात मैथ्स प्लस हिंदी, ये 40 मार्क्स है, मैथ्स को इक्वल मान लेता हूं, 40 मार्क्स है। हिंदी छत्तीसगढ़ी सेम है, हिंदी में संधि है, हिंदी में क्या लोग पढ़ो संधि पढ़ोगे, अलग से सही हल कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब ऐसे कितने की प्रश्न संख्या 1 ऐसे में 70 अटेम्प्ट किया, दो दो अटेम्प्ट के रिजल्ट छोड़ दिया था, 5 बनाया, 100 छोड़ दिया था, 5 बनाया, 70 क्वेश्चन बना लिया। अब मैं तो था डिपेंडेंट था इन क्वेश्चन पे, अब बीएससी क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन कर दिया, अब मेरा 70 क्वेश्चन में 16 नहीं हो गया, बीएससी 5 क्वेश्चन कर दिया, मैं 8 में ऐसे बीएससी 5 क्वेश्चन कर दिया, मेरे 3 फंस गए, तो मेरे 3 का हो गया, अब मैं 67 पहुंच गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब वही चीज दिल्ली किस्मत बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत बड़ी बात सेक्शन है। अब देखिए किस्मत बहुत अच्छा है, वो कंफ्यूज था 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। और यही सारे क्वेश्चन छोड़ दिया, बेसिक कंफ्यूजन था उसको, तो यही सारे क्वेश्चन छोड़ दिया, यही क्वेश्चन रिपीट हो गए, यही क्वेश्चन रिपीट हो गए, और मैं इन क्वेश्चन में रिस्क ले गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आबकारी आरक्षक जो कि होने वाला है, इसका एक्सपेक्टेड डेट है 27 जुलाई, 27 जुलाई को ये एग्जाम होगा, ठीक। इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। ऑलरेडी इसके जो नोटिफिकेशन आया है 11/3/2025 को, है ना। तो उस टाइम हम बात कर रहे थे, और बीच बीच में इस एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात हो सकती है उससे रिलेटेड मैं बात की हूँ आपसे, ठीक है। सो अब ये एग्जाम 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, ये भी पता चल चुका है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसी से रिलेटेड, मतलब इस एग्जाम जो भर्ती है, भर्ती परीक्षा है, इससे रिलेटेड जो कुछ और बातें हैं मैं आज की वीडियो में करूंगा। अब इसका एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, मात्र 52 दिन, 52 डेज बचे हैं आबकारी आरक्षक के एग्जाम, मतलब 52 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा आबकारी आरक्षक। सो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो पहले मैं ये थोड़ा जो डाउट है वो क्लियर करते चलता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आबकारी आरक्षक की वैकेंसी आई है जिसमें टोटल 200 पद हैं, राइट। टोटल 200 टोटल पद है, जिसमें अनरिजर्व्ड जो सब एलिजिबल है वो है 84। 84 अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, जिनको जनरल बोल देते हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे 84। लेकिन ये 84 में से 25 फीमेल होंगे, याद रखना। मैं फिर से बात कर लूं, टोटल कितनी हमने कहा, यूआर में 84 है, यूआर में 84 है अनरिजर्व्ड। इस 84 में 25 कौन एलिज होंगे, फीमेल्स होंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट होंगे यहाँ पर इस 84 में, ठीक है। ये सबके लिए है, ये ओपन होता है, सबके लिए होता है ये। इस 84 में कोई भी आ सकता है, एस टी, एस सी, ओबीसी, जनरल, सब आएंगे इस 84 में। अब फिर उसके बाद है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए 24 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए 64 वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए 28 वैकेंसी है। लेकिन फिर से इस 24 जो आपको दिख रहा है एससी में, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। इस 24 ये जो दिख रहा है आपको, इस एससी कैटेगरी के लिए जो 24 है, उसमें से 7 फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। इस 24 में से माइनस करते चलना है। एसटी में 64 है, तो इस 64 में से 19 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। इसी प्रकार 28 ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, जिसमें से 8 किन के लिए रिजर्व्ड हो जा रहा है, फीमेल्स के लिए। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो भूतपूर्व सैनिक है, इस 84 में से 8 चले जाएंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए। मतलब आप इसको माइनस करते रहना, 84 टोटल था, इस 84 में 25 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, और इसी 84 में से 8 किन के लिए रिजर्व्ड है, जो भूतपूर्व सैनिक है। तो 84 में 25 और 8 माइनस कर देना, जो बचेगा वो मेल कैंडिडेट के लिए रहा। समझ गए। इसी प्रकार आप ये माइनस कर लेना, अब आपको आइडिया लग गया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पद, कितने पद हैं, और जो ट्रू फिगर है वो मैं आपको बता दी। जैसे लोग बोलते हैं कि 200 पद में आया है, 200 पद में ले आया है, लेकिन क्या आपके लिए 200 पद है, क्या सारे 200 पद आपके लिए है, तो ये भी थोड़ा देखने वाली बात होती है। जैसे जनरल यूआर का कोई लड़का है, तो यूआर के लड़के के लिए, ठीक है, आप 84 में पहले 25 माइनस कर दो, फिर 8 माइनस कर दो, जो बचा वो उतने ही पद उसके लिए हैं, ठीक है। तो माइनस कर दोगे
तो बचेगा 51। तो ये 51 ट्रू फिगर है। ये इतने यूआर के मेल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 51 पोस्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे, बट जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता दिया। चलिए थोड़े आगे चलते हैं। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं हैं उसमें मांगा गया है 12वीं पास। कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। जो 12वीं पास युवा युवती है उनके लिए एकदम ग्रेट, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं वो है। आपको ग्रेजुएशन का एंट्रेंस देने की, आप दो ग्रेजुएशन का एंट्रेंस, बट अगर आप कार्य आरक्षक बन जाते हो तो उसके साथ साथ ग्रेजुएशन कर लेना। ठीक है, सो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी ग्रेजुएट होने के बाद बीएससी, बीए, बीई है ना, इंजीनियरिंग, ये सब करने के बाद क्या ही करोगे, गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी करोगे, तो उससे अच्छा यही एग्जाम दे लो। ठीक, सो ये 12वीं पास युवा युवती जो है उनके लिए बेस्ट है। बट इसमें एक चीज और है, वो है ये शारीरिक अर्हताएं। जो शारीरिक अर्हताएं है ना, उसमें जो न्यूनतम हाइट है, हाइट इतना होना चाहिए मेल कैंडिडेट का 167.5 सेंटीमीटर मेल का है। फीमेल के लिए 152.4। इतना जो हाइट का क्राइटेरिया है ये क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 167.5, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152.4 सेंटीमीटर। इतना जो हाइट का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होना ही चाहिए, याद रख लेना। अगर कोई मेल कैंडिडेट का हाइट 167 है, 0.5 भी सेंटीमीटर नहीं है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक तरीके से उन लोग मेजरमेंट करते हैं तो एकदम चांस रहता है कि जो 0.5 है वो भी नहीं चुकेगा। ठीक, बाकी किस्मत सही साथ दे दिया तो हो सकता है 167 वाला भी अंदर चले जाए, बट मुझे नहीं लगता। ठीक है, इतना अच्छे से उन लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए, तो ये हाइट का मामला है। तो जो शॉर्ट हाइट होंगे वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सो हाइट एकदम मैटर करता है यहाँ पर। 167.5 मेल के लिए, और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। लेकिन मेल में जो अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट में थोड़ा छूट है, वो 165 सेंटीमीटर के भी होंगे तो भी चलेगा। मतलब उनके लिए जो न्यूनतम हाइट की जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मिनिमम हाइट वाला, वो 165 है। एसटी ना, शेड्यूल्ड ट्राइब ओनली। बाकी चाहे आप यूआर से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, आपकी हाइट 167 होना चाहिए मेल के लिए। बट फीमेल्स के लिए सारे जो कैटेगरी हैं, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी, एसटी, एससी, किसी भी के लिए हो, 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। राइट, ये हाइट थोड़ा देख लेना। उसके बाद हाइट अगर का मामला अगर क्लियर हो जाता है तो फिर जो अगला आता है वो है सीना। केवल पुरुषों के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं इसमें है। पुरुषों के लिए जो सीना है वो होना चाहिए सामान्य स्थिति में 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन फुलाने पर ये 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, तो फुल के 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। जो प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने से ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, धीरे से स्टार्ट करो। पहले एक आधा किलोमीटर दौड़ो, उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ो, ऐसे करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो ये जो कंडीशन है ना, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इतना फुल जाता है सीना, क्योंकि आप दौड़ोगे तो आप डीप ब्रीदिंग करोगे, मतलब गहरी सांस लोगे, तो ऑलरेडी आपका जो फेफड़ा है उसमें ऑक्सीजन मतलब गैस लेने की पोटेंशियल बढ़ेगी, है ना, तो ऑलरेडी आपका सीना फूलेगा फिर वो। तो बस प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई स्पेस टेक नहीं है इसमें, कोई इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ आपको दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, तो ये हो जाएगा। अब ये जो नाप जोक है और ये जो है ये कब होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा नहीं गया है कि ये कब होगा। ठीक, अब एग्जाम बहुत पास है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एग्जाम होगा, बट कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। इनको हालांकि लिखना चाहिए कि कब हम क्या लेंगे। ठीक, सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सीना वाला सिस्टम है, आप दौड़ोगे ना तो आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रनिंग वगैरह करना है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया है। 12वीं पास, इतना हाइट,
इतना सीना, ये चीज क्लियर हो गया। फीमेल के लिए केवल 152.4 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, सीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक ही चीज है 12वीं पास और ऊंचाई इतना होना चाहिए। फिर आयु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, तो न्यूनतम 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2025 को पूरा कर ले रहे हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन मैक्स कहां तक गया है, 30 वर्ष, ठीक है, 18 से 30 वर्ष। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, तो ये 30 वर्ष ना होके हो जाएगा। यहाँ के लोकल्स के लिए 35। अगर आपके पास वो निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो लेकिन आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको 30 वर्ष तक। वैसे तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन केवल स्थानीय निवासी के लिए है, ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र होना तो बहुत आवश्यक है भाई। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र है तो आप 35 वर्ष के लिए 18 से 35 तक एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे, आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे कंडीशंस मिल जाएंगे, पढ़ो तो आप यहाँ पर पढ़ोगे। ये हो गया तो नॉर्मल केस में 18 से 35 है, ठीक है। लेकिन अगर अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी से है तो 5 साल का और उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ये 35 ना होके 40 हो जाएगा इनके लिए। किनके लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, इन कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 का क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष तक शिथिलनीय मतलब रिलैक्सेशन उनको 10 ईयर्स को और मिल जाएगा। मतलब 18 से 50 से 10 और बढ़ा दो इन कैटेगरीज के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 10 और बढ़ा दोगे तो 50 हो जाएगा, तो 18 से 50 वर्ष। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, बहुत सारे एज रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो नॉर्मल है वो 18 से 35 तक भर पाएंगे, जो एसटी, ओबीसी और एसटी, एससी, ओबीसी वाले हैं उनको 18 से 40 तक हो जाएंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन की फीमेल्स हैं 18 से, तो इसमें 10 बढ़ा के और 45 कर लेना। अगर फीमेल्स एसटी, एससी, ओबीसी में है तो 10 बढ़ के ये 50 हो जाएगा, है ना। तो 18 से 50 तक एलिजिबल है, बाकी देख लेना, ठीक है। लेकिन इतने अधिक उम्र वाले एकदम रेयर ही है कि वो पढ़ाई कर रहे हो एक्टिवली, है ना। नॉर्मली 30-35 तक के कैंडिडेट ही एग्जाम निकाल पाते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाते भाई, निकलता है। टीचर्स भर्ती में तो 45 साल वाले भी निकाले हैं फीमेल्स। बट मेजॉरिटी की बात करूं, 200 में से अगर 150, 145, 150, 155 ये जो रहेंगे ना, ये जो अभी पढ़ रहे हैं कैंडिडेट, उन्हीं का निकलेगा। और चलिए एज वाला खत्म करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताने वाला हूँ ना, कौन सी किताब आपको प्रेफर करना है, ठीक, लास्ट तक वीडियो देखना। ये सब कोई काम का नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कुछ नियम और शर्तें भी हैं, इसको भी देख लेना, कोई काम का रहता नहीं है, बट कोई एक्सेप्शनल पर्सन है उसके लिए पड़ता है। जैसे कोई 2 विवाह कर लिया है, कोई जिसका जैसे 18 ईयर्स है फीमेल का एज, 15 साल में शादी हो गया है, तो फिर वो फंसता है, वो मामला पढ़ लेना, बाकी वो सबके लिए नहीं रहता। चलिए थोड़ा देखते हैं, क्रिमिनल केस ना हुआ हो, इस तरह के मामले यहाँ पर लिखे होंगे नियम शर्तें में, वो एकदम रेयर इन द रेयरेस्ट है कि आप उसमें आते हो। सीधे पहुंचते हैं, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पद्धति है, वो कैसा होगा। अब व्यापम का चेंज हुआ है, अब वो 100 क्वेश्चन वाले ही ले रहे हैं, पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब केवल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के, 2 घंटे का समय, यही चल रहा है, 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और माइनस मार्किंग तो व्यापम में 1/4 होता है ना। तो ये सब चीज है, यहाँ पर लिख दिया है कि 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। 12वीं में अगर लिखा है, जैसे 12वीं के एक ये मैं हिस्ट्री की बुक ले लेता हूँ, उसमें मुगल एम्पायर लिखा है, तो मुगल एम्पायर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर वो डीप भी हो सकता है ना। मुगल एम्पायर लिख दिया तो जरूरी थोड़ी है कि इजी इजी क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल में करना है जिसमें व्यापम, जैसे व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। उससे उससे कम का कर रहे हो तो बाहर हो जाओगे यार। मैं अब सबको यही सलाह देता हूं कि जो व्यापम का ऑफिशियल पैटर्न है, इस लेवल जो स्टैंडर्ड है, व्यापम ने सेट करके रखा अपना स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ाई करना है,
ठीक है। और स्टैंडर्ड का मतलब मैं मैक्स की बात करता हूँ। मैक्स का मतलब हो गया, मान लो ये व्यापम का स्टैंडर्ड है, कभी इजी, टफ और टफ और टफ, ये सबसे टफ पूछा है फिर इजी हो गया, तो यही व्यापम का स्टैंडर्ड हो गया। आपको यहाँ तक की पढ़ाई करनी है। अब व्यापम का स्टैंडर्ड पीएससी लेवल का पहुंच चुका है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी चाहिए। अब एग्जाम का डेट कितना, एग्जाम 27 जुलाई है ना, तो टाइम है, ऐसा नहीं कि एकदम से कम समय है, किया जा सकता है। ठीक, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा आपको, कौन सी किताबें करनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधे सिलेबस की ओर। ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है मेरे द्वारा सिलेबस। अगर सिलेबस देखोगे तो 66% जीएस से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। जिनका जीएस अच्छा है उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम होने वाला है। 66%, 100 में 66, सिंपल सी बात है। ठीक, उस 100 में 66 जीएस है, तो इस जीएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 33% फ्रॉम इंडियन जीएस एंड 33 फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये हो गया इंडिया, तो भारत का इतिहास करना है, भारत का भूगोल करना है, भारत का संविधान एवं राष्ट्र व्यवस्था करना है, अर्थव्यवस्था भारत की, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक आपको करना है। फिर भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इसको पढ़ना है। ये कहाँ मिलेगा, मैं पढ़ाया हूं, देख लेना यूट्यूब में। फिर करंट अफेयर एवं खेल कूद, ये हो गया 7 खंड में बटा हुआ है, ये 33 अंक का। फिर अगला जो 33 अंक है, छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन, ठीक है, ये भी 7 खंड में बटा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, पंचायती राज जो छत्तीसगढ़ का है एवं प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ की सामसामायिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर, ये भी 7 खंड में बटा हुआ है। 7 अंक मैथ्स का आ रहा है। मैथ्स नहीं आती, एकदम लोड मत लो, 4-5 टॉपिक बता रहा हूं, उसको बस प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। परसेंटेज वाला टॉपिक कर लो पहला। अब परसेंटेज में क्या क्या आ जाता है, औसत आ जाएगा, परसेंट इटसेल्फ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। और वो एक होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज वाले, ये 4 टॉपिक परसेंट वाले खंड में आ जाएंगे। अगर आप परसेंट के कंसेप्ट सीख जाओगे ना, तो ये 4 टॉपिक कर ही लोगे। तो परसेंट का वाला टॉपिक कर लो पहला। दूसरा, स्पीड टाइम, ठीक है, वो नाव वाला प्रश्न आता है, तो नाव वाला प्रश्न आने की संभावना है। गति, स्पीड टाइम को क्या बोलते हैं, मोशन, स्पीड, टाइम, है ना, हिंदी में हो जाएगा गति, समय, चाल, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो। अगर ये कर लेते हो तो नाव बोट, नाव वाला प्रश्न आता है ना, वो कर लोगे। अनुकूल वाला टाइम वाला रहता है ना, नाव वाला कर लोगे। रेल वाला प्रश्न सॉल्व कर लोगे। तो ये 2-3 टॉपिक है, ये कर लो। ठीक है, अगर ये 2-3 टॉपिक हो जा रहा है, फिर तीसरा आप चले जाओ बीज गणित, थोड़ा बड़ा होगा बट कर लो। अगर स्पीड टाइम कर लेते हो ना, तो नाव, रेलवे, और वो जो पानी की स्पीड होती है, कितने टाइम में एक टंकी भर रहा है, तो उसका 1/3 कितने टाइम में भरेगा, इस तरह के क्वेश्चन आप भी कर लोगे, है ना। तो ये काम चल जाएगा। ये 3, मैथ्स वीक है तो ये 3 कर ही लो, मैं बोलूंगा। हिंदी, सामान्य हिंदी, व्याकरण, अगर मैथ्स वीक है तो कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा, तब आपको हिंदी कवर करना पड़ेगा। कट ऑफ मार्क्स भी मैं बता दे रहा हूँ कितना आने वाला है। ठीक है, सब आप लोग कमेंट करते रहते हो, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हो। तो उसके आगे मैं हिंदी और इंग्लिश इनको कैसे करना है बता दूंगा। देखिए, कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इतना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स की हम बात कर लेते हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे जनरल की बात बता देता हूँ। यूआर की 5-5 नंबर कम करते जाना, 5 नंबर, 2 नंबर ऐसे कम कर लेना, 3, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का भी निकल जाएगा। अगर पेपर एकदम डिफिकल्ट आ जाए, ठीक, तब यूआर में अगर 65 अंक तक लाते हो, एकदम डिफिकल्ट आ जाए तब 65 अंक तक लाते हो तो निकल जाएगा। एकदम इजी आ जा रहा है पेपर, तो 70 अंक तक ले आते हो 100 में, तो पेपर निकल जाएगा। ठीक, हो सकता है 75 भी चले जाना, ये टेंटेटिवली है, मतलब ये जरूरी एग्जैक्ट 65 मत मानो, 5-5 नंबर आगे पीछे भी करना है आपको। ये 70 में भी 5 नंबर आगे पीछे करना है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा। ठीक है, ये यूआर के लिए हो जा रहा है। ओबीसी के लिए आजकल ओबीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो सेम एज इट इज यूआर का पकड़ के चलो। ये 65 में भले 1-2 नंबर कम कर लो, 70 में 1-2 नंबर कम कर लो, ये ओबीसी का होगा।
फिर ओबीसी में थी 3 4 5 नंबर कम कर लो तो वो एससी कैटेगरी का आ जाएगा, और 4 5 नंबर कम कर लो तो एसटी कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एससी वाला ऐसा मत समझ लेना कि 50 नंबर में चयन हो जाएगा, आपको मेहनत करनी है, कंपटीशन टाइट है भाई। अब सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूआर वाले पढ़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले नहीं पढ़ते, अब सब पढ़ते हैं। आज के डेट में सब पढ़ रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब उतना ही पढ़ रहे हैं, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज है। पहले रिसोर्सेज इक्वल नहीं थे, है ना, ऑफलाइन कोचिंग होते थे, इतना मटेरियल मिलता था, महंगाई थी। अब भाई सब चीज का पीडीएफ फ्री में मिल रहा है ना। कोचिंग के लिए आपको एकदम जाने की जरूरत नहीं है 20,000 25,000 खर्चा करने की, फ्री में यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। तो जब रिसोर्सेज सबके पास है, सब पढ़ सकते हैं, और ये आबकारी रक्षक आज नहीं आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आए 6 महीने हो गए, तो 6 महीने से जब आ चुका है तो जो कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ जिनको जॉब की बहुत जरूरत है, वो तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वो तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो एकदम अब कट ऑफ में एकदम फ्लक्चुएशन ऐसा मत मान के चलो कि एक यूआर का इतना ज्यादा मार्क्स में होगा, इनका इतने में होगा, आप ऐसा मत सोचो। हमारा तो हो ही जाएगा, हम एसटी के हैं तो निकाल ही लेंगे, 1 घंटा पढ़ के निकाल लेंगे, ये जो माइंड सेट है ना, हटा दो, सब पढ़ रहे हैं। सीजीपीएससी का रिजल्ट उठा के देख लो, ठीक है। वापस चलते हैं, कट ऑफ हो गया। अब मान के चलते हैं अपने को सेफ साइड रखते हैं, 70 नंबर से ऊपर लाना है, ठीक। 70 मार्क्स से ऊपर लाना है, तो कैसे पढ़ूं मैं कि मेरा 70 मार्क्स से ऊपर आ जाए, यहां बताता हूं। मुझे लाना है 70 नंबर, 70 मार्क्स लाना है। एंड चाहे आप कहीं से भी हो, आप डिपेंडेंट है मेनली 66% पे, यहां पर आप मेन डिपेंडेंट है। ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, यह मेनली डिपेंडेंट है। तो इस 66 में कम से कम नहीं नहीं में आपको 50 नंबर तो लाना ही है, और कम कर लो 45 नंबर तो लाना ही है, तभी चयन होगा। उससे ऊपर लाओ भाई, 45 से कम लाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। मैं इसलिए 50 बोल रहा था। फिर भी चलो, वीक है, जीएस नहीं पढ़े हैं, जैसे कोई जस्ट 12वीं पास करके आया है तो क्या ही पढ़ लेगा 3 4 महीने में, वैसे किया जा सकता है। लूसेंट की बुक में बताया हूँ, लूसेंट में एकदम अभी भी लूसेंट की बुक दिखा दूं आप लोग को, सीधे सीधे पॉइंट वाइज लिख दिया जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, है ना, ठीक। तो नहीं नहीं में आपको 45 से ऊपर लाना ही है जीएस में। फिर रही बात मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 14 मार्क्स का है। मैथ्स रीजनिंग को मैं इक्वल ही मान के चलता हूं, तो 14 मार्क्स का है। हिंदी छत्तीसगढ़ी सेम सेम है भाई, हिंदी में भी संधि है, छत्तीसगढ़ी में भी संधि है। हिंदी में भी आप पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ो, छत्तीसगढ़ी में भी वही पढ़ोगे, ऐसा कि कोई नया आ जाएगा, ठीक। लगभग सेम है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लगभग लगभग सेम चलता है ना। इंग्लिश थोड़ा अलग हो जाता है, इंग्लिश में मीनिंग भी एकदम अलग हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी हिंदी में थोड़ा सेम सेम चलता है। और हम लोग सब छत्तीसगढ़ी आदमी है ना, तो छत्तीसगढ़िया को तो पता है, जैसे कपाट आ गया, कपाट का मतलब तो पता है ना भाई, दरवाजा को बोलते हैं। नहीं भी पढ़े हो तो भी पता पता चल जाएगा। गोंदली एग्जाम में आ गया, गोंदली। नहीं भी पढ़े हो तो दिमाग लगा लोगे, प्याज को बोलते हैं, है ना। तो ऐसा लगाया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ी वही मातृभाषा है हमारी, तो आप नहीं भी पढ़े हो तो भी आप कर ही लोगे, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक। तो लगभग लगभग सेम सेम है, हिंदी जैसा ही है। तो ये भी 14 मार्क्स का हो जा रहा है। 7 हिंदी से है, 7 छत्तीसगढ़ी से आएंगे, 7 मैथ से, 7 रीजनिंग से। थोड़ा ध्यान रखना, ऑलरेडी आपको पता है, हम बात कर चुके हैं इस पे, ठीक। और बचा इंग्लिश, ये 6 नंबर का है। अब देखो, अब आप लोग डिसाइड कर लो कि मैथ्स रीजनिंग में आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दोगे, मतलब इस 14 में 10 नंबर सही कर ही लोगे। और मैथ्स या तो हिंदी इंग्लिश बहुत बढ़िया दोगे तो इस 14 में 10 नंबर करोगे। अगर मैथ्स रीजनिंग वीक है तो 10 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो लाना ही पड़ेगा भाई, 5 से ऊपर लाने का प्रयास करो, मैं तो बोलूंगा। फिर अगर मैथ्स रीजनिंग में 5 नंबर ला रहे, बहुत वीक है, मेरा नहीं कर पा रहा हूं, अगर ये मन में बैठा के रखे हो तो बाहर वैसे ही बाहर होने वाले हो, ठीक है। जो 4 5 टॉपिक मैं ऑलरेडी कई बार बहुत सारे पुराने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हूँ, ये टॉपिक कर लेना। डेली स्टडी प्लान में भी बना बना के दे रहा हूँ आपको, वीकली स्टडी प्लान आपको मिल रहा है, तो ये टॉपिक्स तो कर ही लेना करके मैं कई बार डिस्कस किया हूँ, तो वो करना। अब रही बात मैथ्स और सॉरी हिंदी और इंग्लिश, अगर आप मैथ्स में 5 नंबर ला रहे हो 14 में, तो मैथ्स ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आपको 10 से ऊपर लाना पड़ेगा, तभी तो कवर करोगे। और उसके साथ साथ इंग्लिश में ये 6 में आप 3 4 नंबर लाने का प्रयास करोगे। अब जोड़ो, 45 धन 5 कितना हो जाएगा, 50 धन 10 कितना हो गया, 60, और धन 4 करोगे तो 64 हो रहा है। 70 मार्क्स हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा जीएस में। फिर ये जीएस को 45 से 50 करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है।
तब जाके हो जाएगा 50 धन 60 और 60 5 55 65 प्लस 4 69। अभी भी 69 ही आ रहा है। 70 मार्क्स का जो थ्रेश होल्ड मार्क्स है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक, तो 70 तो लाना ही है मित्रों। तो अब पढ़ाई आपको कैसे करना है, यही तो प्लान प्लान बनाना पड़ता है ना पढ़ने से पहले, कि भाई मेरा ये वीक है तो कैसे करूं। अब कोई बोलेगा जीएस मेरा वीक है, तो फिर छोड़ ही दो, इसकी तैयारी मत करो कि 66% जीएस आ रहा है। वीक है तो पढ़ो, मेहनत करो, छोड़ नहीं सकते। ठीक, तो मैं इसलिए बोलता हूँ 70 मार्क्स लाना है तो भाई सब में थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। मेनली जीएस में मारना है। इस 66 में अगर 45 नंबर 50 नंबर के बीच में ले आते हो, मैथ्स में आपको मैं बोलता हूँ 10 नंबर लाओ भाई, 10 नंबर लाओ। बाकी ये जो लैंग्वेज का सेक्शन है, कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे। अब जो लोग हिंदी मीडियम के हैं तो उनका इंग्लिश तो बहुत वीक होगा, मैं मान के चलता हूँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की यही स्थिति है। ठीक, अब हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश काफ़ी वीक होगी, और नहीं भी होगी तो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ने से इंग्लिश के 6 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 6 में 6। ठीक है, फिर भी मैं इंग्लिश के टॉपिक आपको बताया हूँ, नरेशन, वॉइस, टेंस, ये 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक में दो क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब व्यापम का फेवरेट टॉपिक है। तो आप ये करो, नरेशन 4 घंटे का वीडियो होगा, यूट्यूब में सर्च करो। वॉइस 4 घंटे का वीडियो, लगभग 4-5 घंटे का वीडियो होगा, उसको सर्च कर लो। टेंस थोड़ा बड़ा होगा, उसको भी सर्च कर लो। खत्म कर लो 3 टॉपिक। आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस ये 4-5 टॉपिक इंग्लिश पढ़ के जाओ ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैंक छोड़ के जाओ। हिंदी इंग्लिश में एफर्ट मारो, इसमें भी 10 नंबर लेके आओ। इंग्लिश में 2 नंबर लेके आओ, अब जोड़ लो, मेरे ख्याल 70 मार्क्स आ गया होगा, है ना। तो इतना एफर्ट तो मारना पड़ेगा, इतना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स हमारा वीक है, नहीं कर पा रहे हैं। भाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो सब करना पड़ेगा। ऐसी 70 66 में 66 थोड़ी ले आओगे, या हिंदी छत्तीसगढ़ी में 14 में 14 ले आओगे, नहीं पॉसिबल है ना यार कि आप 66 में 66 प्रश्न लेके आओ, हल कर लो, और हल भी कर लो तो वो सही ही हो जाए। और एक चीज और, प्रश्न विलोपित भी होते हैं, आपको पता होगा, है ना। जैसे देखो, मैं एक विलोपित वाला कहानी बताता हूँ, कई बार हुआ मेरे साथ, ही हुआ है, मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा रफ करते हैं या कहीं और लिखते हैं। विलोपित वाला क्या मामला है पता है आप लोग को? जब सीजीपीएससी प्री देता था तो थोड़ा हम लोग ऐसा सोच लेते थे कि भाई 70 नंबर आ जाएगा, मतलब 70 क्वेश्चन सही हल कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, प्री निकल जाएगा। तो अब ऐसे गिनते थे कि प्रश्न संख्या 1, ऐसे करके मैं 70 अटेम्प्ट करके आया। दो का अटेम्प्ट किया, तीसरा छोड़ दिया था, पांचवा बनाया, चौथा भी छोड़ दिया था, पांचवा बनाया, ऐसे करके मैं 70 क्वेश्चन बना लिया। अब मैं जो था डिपेंडेंट था इन क्वेश्चंस पे। अब पीएससी क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। अब मेरा 70 क्वेश्चन में से 69 हो गया। पीएससी पांचवा क्वेश्चन को विलोपित कर दिया, अब मैं 68 में आ गया। ऐसे करके पीएससी ने 5 क्वेश्चन विलोपित कर दिया, जिसमें मेरे 3 फंस रहे हैं, तो मेरा 3 कम हो गया। अब मैं सीधा 67 में पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो विलोपित डिलीटेड हो चुका है, अब 67 क्वेश्चन ही है। और अगर मैं मान के चला कि 70 क्वेश्चन के बिलो में सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं तो ऐसे ही बाहर हो गया, है ना। सिर्फ मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो मान के चला था कि 70 क्वेश्चन में सिलेक्शन होना है और 70 क्वेश्चन में बना के आया। लेकिन मेरी क्या गलती इसमें, पीएससी ने गेम खेल दिया और 5 क्वेश्चन विलोपित कर दिए। उस 5 में 3 मेरे भी फंस गए, तो मेरे 3 कम कर दो, तो मैं 67 में पहुंच गया, है ना। और 70 अगर ही थ्रेशोल्ड है, और मान लो ये 67 के 67 थोड़ी सही होंगे, मान लो इसमें 10 क्वेश्चन और कम कर दो, 10 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, अब मैं पहुंच गया 57 में। अब वो माइनस मार्किंग भी होगा 10 क्वेश्चन के 1/3, तो 10th का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 क्वेश्चन 3 पॉइंट समथिंग समथिंग डिलीट कर दो, 3 नंबर क्वेश्चन और डिलीट कर दो। तो ऐसा होता है भाई, अब जो सोच के जाते हो वैसा नहीं होता, तो क्वेश्चन विलोपित भी होते हैं, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, है ना। और एक चीज और, जिनकी किस्मत बहुत अच्छा है, किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है सिलेक्शन में। अब जिनका किस्मत बहुत अच्छा है, वो कंफ्यूज था 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। और यही सारे क्वेश्चन वो छोड़ के आया, भाई इसमें कंफ्यूजन था उसको, तो यही सारे क्वेश्चन छोड़ के आया और यही क्वेश्चन ही विलोपित हो रहे हैं।
यही क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं, और मैं इन्हीं क्वेश्चन में रिस्क लेके आया कि भाई मेरे को पता है कि 70 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा, उससे कम में तो होगा ही नहीं। रिस्क लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन में डाउटफुल है, लगाते हैं मार्क, और मेरा क्वेश्चन यहाँ विलोपित हो गया, तो मैं बाहर। और जो किस्मत जिसकी सही थी, वही 4-5 क्वेश्चन में रिस्क नहीं लिया, वो अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं और वो भी 70 बनाने का प्रयास करेगा ना, तो वो इन क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेके किसी और क्वेश्चन में रिस्क लिया, और वो क्वेश्चन उसके, मान लो वो 5 क्वेश्चन पे रिस्क था, वो 5 क्वेश्चन में खेला गेम, अब 5 में 3 सही हो गए, 2 ही गलत हो रहे हैं, और विलोपित एक भी नहीं हो रहा उसका, तो उसका सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें भी होती है ना। हर चीज कट ऑफ हम करते रहते हैं कि भाई 70 बना लिया तो मोर चैन तो हो ही जाएगी, ऐसे नहीं है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, ये सब बात भी फालतू है, अभी से इतना नेगेटिव थोड़ी सोचना है अपने को, पहले एग्जाम दो, एग्जाम के बाद थोड़ा नेगेटिव होके हम बात कर लेंगे, अभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, है ना। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, आरसीबी, है ना, 17 साल, कितने साल बाद, 11-12 17 साल बाद मैच जीत रही है, तो भाई उनके लिए पॉजिटिव हुआ है 17 साल बाद, तो हमको ही पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं, किताब विताब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी किताबों को पढ़ ले जिससे इस कम से कम समय में काम चल जाए, है ना, अभी समय बहुत कम है। तो ये भी बात कर लिया हूँ कि छत्तीसगढ़ ही से 7 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी 7 आने वाला है, अंग्रेजी से 6 प्रश्न आएंगे, हिंदी से 7 प्रश्न आएंगे, गणित से 7 प्रश्न आएंगे, तो आपको पता ही है, पहले से बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम थोड़े बात कर लेते हैं किताबों के बारे में कि कौन सी किताबें अपने को लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस की, है ना। तो इंडियन जीएस के लिए समय कम है, आप लोग चाहो इंडियन जीएस के लिए, मैं भारतीय जीएस जीके की बात कर लूँ, सामान्य अध्ययन की बात कर लूँ, इसके लिए आप लोग चाहो तो इंडियन के लिए लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट जीके करके ब्लू कलर की बुक होती है, उसको लेके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोग को, ग्रुप में डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, जाके देख लेना, इंडिया के लिए। ठीक, समय कम है इसलिए बोलूंगा, इसमें हर चीज मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, सब मिलेगा। पॉलिटी के लिए तो थोड़ा और एडवांस जाना ही चाहिए, लूसेंट में सीमित रहोगे तो हो सकता है ना बने पॉलिटी, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए सफिशियंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी सफिशियंट है, लेकिन पॉलिटी के लिए चाहो तो महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, वो ले लो, दृष्टि आईएएस की बुक आती है, वो ले लो, आपके पास जो बुक है उससे पढ़ लो, नोट्स है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इंडिया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए एचआर पब्लिकेशन, हरिराम पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लो, गीतेश कुमार अमरोहित की कंप्लीट बुक ना, एक ही बुक में छत्तीसगढ़ का भूगोल भी हो, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी हो, छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति, वो वाली एक बुक आती है, मोटी सी होती है, 2 वॉल्यूम में, वो ले लो, काम चल जाएगा, या जो भी आपके पास है उससे कर लो। ये बुक किताबें हो गई। हिंदी बची, छत्तीसगढ़ी, विनय कुमार पाठक, दोनों के लिए आती है, वो ले लो। इंग्लिश के लिए यूट्यूब से सफिशियंट है, यूट्यूब से पढ़ लो इंग्लिश को, नेट यूट्यूब में जाके रैंडम सर्च मारो, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, जो भी आप करना चाह रहे हो मार लो, टॉपिक में सर्च करो और पढ़ो उसको वहां से। मैथ्स रीजनिंग के लिए आपके पास जो किताब है, और किताब अगर नहीं है तो परचेस कर लो, वैसे तो आर एस अग्रवाल बहुत टफ हो जाता है व्यापम के लिए, और समय कम है, तो कोई भी व्यापम, सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक रहता है, क्वेश्चन बैंक, वो ले लो, जिसमें सब चैप्टर वाइज मिल जाए। जैसे पहला मान लो एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कलेक्शन हो, है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बुक आप व्यापम की मार्केट से सर्च कर लो, और नहीं भी मिल रहा है तो मैं ग्रुप में डाला हुआ हूँ सबका पीडीएफ, देख लेना। ठीक है, तो उससे काम चल जाएगा, सेम रीजनिंग के लिए भी कर लो यही चीज। ठीक, क्योंकि अब समय कम है, अब आपको याद करना है, आप लोग जो इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अब आपको रैंडम टॉपिक उठाना चाहिए। जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ जनजाति पढ़े हो गया है 1 महीना, तो आज रैंडम उठाओ और जनजाति की इस खंड में जाओ और छुपा के देखो कि ये याद है कि नहीं, है ना, कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो आपको याद है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से सीधे उठाओ और करो। जैसे हलवा, हलवा जनजाति है, तो हलवा जनजाति की कौन से वो पेय पदार्थ आते हैं ना, पेय पदार्थ कौन से पीते हैं, कौन सी प्रकार की खेती करते हैं, ठीक है, कपची उपची शायद कपड़ा भी पहन धारण करते हैं, तो वो सब देख लेना याद है कि नहीं,
याद भी होना चाहिए। तो अब टाइम है रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन, मतलब अगेन 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 आपको रिवीजन करते चलना है, तब जाके चीजें याद रहेगी। वो ही आपकारी आरक्षक बनेंगे जो ये जो फंडामेंटल, मैं जो मूल मंत्र दे रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। और मूल मंत्र देते मेरे ख्याल से 10 सप्ताह हो गए, है ना। 10 सप्ताह से साप्ताहिक प्लान बना बना के मैं दे रहा हूँ। साप्ताहिक प्लान बनाना एकदम आसान नहीं है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि इट्स वेरी इजी टू क्रिएट ना, बट नहीं है, वो बड़ा मुश्किल से बनता है। तो सोचना पड़ता है किसको हटाए किसको डाले, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क लेना, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 ही है। तो आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब एक क्वेश्चन का मार्क्स कट होगा, है ना। तो रिस्क लेना, तो ये रिस्क लेने पे ना मैं एक तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो समझाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गई आपकी आबकारी आरक्षक। बार बार कमेंट आते हैं कि परीक्षा कब है कब है कब है, तो 27 जुलाई को है। फॉर्म कब आएगा, तो जून के लास्ट वीक में आ जाना चाहिए, या जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, आ जाना चाहिए जून के लास्ट वीक में, ठीक है। और जो शारीरिक नाप जोख ये सब कब होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वो उसके लिए हो सकता है एक गाइडलाइन आए कि कब लेंगे हम लोग, है ना। तो उस पर मत पढ़ो, अब इसे पढ़ाई करो। और अगर समय मिल रहा है आपके पास आधा घंटा 1 घंटा, तो एक्सरसाइज करो, ठीक है। जिम विम जाने इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग सोच रहे हो तो जिम जाएंगे तो सीना फुल जाएगा, तो नहीं काम आएगा। दौड़ो, सुबह उठो, धीरे से दौड़ना चालू करो। एक दिन में 4 किलोमीटर मत दौड़ने चले जाना, तो ना पैर हाथ टूट जाएगा। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करो, पहले आधा ही घंटा दौड़ो, है ना। तो इस तरह दौड़ते दौड़ते जो सीना फूलने वाला है, 6 सेंटीमीटर फुलाना है, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गई आबकारी आरक्षण से रिलेटेड बातें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।